दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे अमीर इंसान की जो आज अगर सारे करोड़पति और सारे अरबपतियों की दौलत को मिला भी ले फिर भी उस शख्स के माल के बराबर नहीं हो सकता। दोस्तों, 1280 में अफ्रीका के एक माली देश में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको दुनिया आज मंसा मूसा के नाम से जानती है। माली में मंसा मूसा एक इतना बड़ा बादशाह था जिसके दौलत के बराबर आज भी कोई नहीं हो सकता है। माली में मंसा का मतलब होता है बादशाह। 1312 में बादशाह अबू बकरी ने सोचा कि मैं अपने इस विशाल साम्राज्य को और भी दुनिया में फैलाऊं और भी बड़ा करूंगा। उसने ये फैसला किया कि अब मैं अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा और इसे बहुत बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। बादशाह अबू बकरी ने 200 कश्ती पर सैनिकों को सवार किया और 100 कश्तियों पर खाने पीने के सामान को लाद कर अटलांटिक महासागर की तरफ लोगों को रवाना कर दिया, ये पता लगाने के लिए कि अगर अटलांटिक महासागर के छोर पर क्या उस तरफ भी अगर लोग रहते हों, उस तरफ भी अगर कोई देश हो तो वो अपने सैनिकों के साथ उस देश पर भी कब्जा करके अपने इस माली साम्राज्य को बड़ा बनाएगा। मगर बदकिस्मती से ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत तवील ज़माना गुजर गया और जितने भी 200 कश्ती और 100 कश्तियों को बादशाह ने भेजा था, अनफॉर्चुनेटली समंदर के ख़तरनाक लहरों और तूफ़ानों ने उन सारी कश्तियों को अपने अंदर समा लिया। बहुत अरसा गुजर गया और एक भी कश्ती वापस नहीं आई। बादशाह को इसको लेके बहुत परेशानी होने लगी। अचानक एक बंदा ऐसा आता है जो उन्हीं लोगों के बीच का होता है, उसे बादशाह के पास लाया जाता है। वो सारी कहानी बताता है बादशाह को कि हमारी सारी कश्तियाँ समंदर के तूफ़ान में बह गईं और समंदर ने अपने आप में समा लिया। जब ये बात बादशाह सुनता है तो बादशाह को बहुत अफसोस होता है, मगर उसने अपने इस इरादे को तर्क नहीं किया। उसने अपने इस इरादे को कामिल रखा और उसने सोचा कि इस बार मैं खुद लेकर जाऊंगा और मैं खुद पता लगाऊंगा कि समंदर के किनारे पर क्या लोग रहते हैं, क्या उस तरफ भी देश है, और मैं जाकर फतेह हासिल करके आऊंगा। जाने से पहले उसने ये एक अहम काम किया कि पूरी सल्तनत की बागडोर को मूसा के हाथ में सौंप दिया और उसे पूरे तौर पर एक राजा का अधिकार दे दिया कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी सल्तनत को संभालना जब तक मैं ना आऊं। उसके बाद बादशाह अपने 3000 जहाज़ों के साथ अटलांटिक महासागर की तरफ निकल जाता है। तारीख़ में आता है कि बहुत तवील ज़माना गुजर जाने के बाद भी एक भी बंदे की वापसी नहीं होती है। ऐसे में हर कोई बादशाह के वापस आने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। इधर मंसा मूसा गद्दी पर बैठते ही उसने इस चीज़ पर सबसे पहले काम किया कि देश के माल को, देश की आय को कैसे बढ़ाया जाए, आखिर इसकी माल में वृद्धि कैसे की जाए। उसने सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी बनाई कि जिन जिन देशों के पास सबसे ज़्यादा सोना है, जिन जिन देशों के पास सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, हम सबसे पहले उन देशों पर कब्ज़ा करेंगे। और उसने उसकी शुरुआत भी कर दी, जैसे कि बैम्बू गोल्ड माइन, जिसे सोने का कान ही कहा जाता है। इसके बाद उसने बहुत से ऐसे देशों पर कब्ज़ा किया जहां सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, जैसे औलिल और इजिप्ट, जहां बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में नमक पाया जाता है। उसने इन देशों पर भी कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, मंसा मूसा बहुत तेज़ी से माली साम्राज्य की सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी आय यानी माली एतबार से भी उसका देश माली बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। मंसा मूसा यूं तो एक इस्लाम का मानने वाला था, जिस वजह से उसके लोग उसके ख़िलाफ़ नहीं होते थे, यानी उसके ख़िलाफ़ कोई विद्रोह नहीं किया जाता था। मगर एक कौम ऐसी थी जो मंसा मूसा का विद्रोह करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मंसा मूसा का ये फलता हुआ इतना काम ऐसा ना हमारे मज़हब को भी ख़त्म कर दे, तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। मंसा मूसा ने उन लोगों के विद्रोह को ख़त्म तो कर दिया, मगर ये बैम्बू माइनर्स जो कि विद्रोह के लिए खड़े हुए थे, इन लोगों को दबा दिया गया। मगर मंसा मूसा ने इन लोगों में से किसी का भी कत्ल नहीं किया। मंसा मूसा का देश एक इस्लामिक राज्य था, मगर इस्लामिक राज्य होने के बाद भी कुरान के अहकामात और शरीयत के अहकामात लोगों के ऊपर वो लागू नहीं करता था। उसका ये मानना था
कि अगर अब मेरे इस विशाल साम्राज्य को, इसके शासन को संभालना है, अगर लंबे दिनों तक, लंबे वक्त तक इसको चलाना है, तो मुझे हर किसी को मिलाकर चलना होगा। यही वजह थी कि उसके राज्य में बहुत सारे अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग थे और सारे के सारे उससे खुश रहते थे। दोस्तों, मनसा मूसा का साम्राज्य यानी माली साम्राज्य की सल्तनत सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से ज़मीन से आसमान पर पहुंच चुकी थी। पहला सोना, दूसरा नमक और तीसरा कोला जो एक फल था। यही वजह है कि माली साम्राज्य आज भी अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूस कंट्री मानी जाती है और दुनिया का 13 लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूस देश माना जाता है। दोस्तों, कोला ये एक फल है, जो ऐसा फल है जो रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरा करता है। यही वजह है कि कोला इतना अहम माना जाता है। मनसा मूसा की रईसी का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 9600 किलोमीटर की हज के सफ़र में जब ये 1324 में निकलता है तो उसके सफ़र में 1, 2, 10, 15 या 100, 200 या 500 लोग नहीं बल्कि 60,000 लोग उसके साथ सफ़र में थे। 12,000 तो सिर्फ ग़ुलाम थे जो सिर्फ सोने से भरे हुए बॉक्स को अपने हाथ में रखे हुए थे। 8 ऊँटों पर सोने के पाउडर से भरा हुआ बक्सा था। हैरानी की बात यह है कि ये सारा का सारा सोना सिर्फ ज़कात था। ये सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए था। हैरानी की बात तो ये है कि 20,000 केजी सोना हज के सफ़र में मनसा मूसा ने बांट दिए। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने की बात अगर आपको करूं तो मनसा मूसा ने इतना ज़्यादा सोना बांट दिया, इतना ज़्यादा सोना बांट दिया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सोने का रेट गिरकर आसमान से ज़मीन पर आ गया। एक अकेले इंसान ने पूरे दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों, आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनसा मूसा कितना मालदार होगा। कहा जाता है कि मनसा मूसा के मरने के बाद ही इसकी सल्तनत का अंत होना शुरू हो गया था।